सुरक्षा के नाम पे देश सुरक्षित हाथों में ये कहा जाता है, लेकिन एक एमपी का अटैक कर दिया जाता है, गाड़ी पे फायरिंग करते हैं। इस घटना को आप कैसे ले रहे हैं? ये जो आप बोल रहे हैं कि कोई आके उनको फायरिंग किया, ये तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। पैंडेमिक के बाद वो लोग क्या करेंगे? मेरा मानना है सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किस चीज में है? डॉक्टर्स का हमारे पास नहीं है, हेल्थ वर्कर्स हमारे नहीं है, ये गलत है। डेटा नहीं है तो मतलब ये तो नहीं है कि वो हुआ नहीं है हादसा। इससे ज्यादा बेवकूफी मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कुछ आंसर ठीक तरह दिया नहीं। और अभी एक उपहास है सब फार्मर्स का, ये उपहास है कि आप कहते हैं कि 2022 तक डबल कर देंगे। दूसरी फार्मर सुसाइड चल रहा है, डबल के बाद तो बहुत दूर का बात। यही सरकार पहले बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, उसका क्या पोजीशन है वो भी बोलना चाहिए था उनको। और वो उसी को एनआरईजीएस करते रहते। अब उनके लिए कुछ नहीं किया, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए कुछ नहीं किया, करप्शन बढ़ता जाएगा, लोगों को मारते रहेंगे। लीगल के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेलना मेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल और हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर अमर पटनायक। अमर पटनायक साहब की कोई परिचय का मोहताज नहीं है और उड़ीसा से राज्यसभा के मेंबर हैं और बीजू जनता दल के प्रवक्ता हैं और नेता हैं। और बजट सत्र चल रहा है। बजट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वही सरकार का पक्ष है कि बजट इस बार का सबसे बेहतरीन बजट है। यानी देश 100 साल मना रहा है, अमृत काल है और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बजट भी 25 साल आगे का देखकर निकाला गया है। यानी बजट में कई ऐसे फ्यूचर प्लान है, लेकिन उस सब पर सवाल भी है। तो इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि इस बजट को अमृत काल का बजट कहा जा रहा है। आखिर अमृत काल का बजट कैसे है, जबकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बजट से आम जो जनता है वो निराश है। देखिए, इस बजट में अमृत काल को रख के, दैट इज इंडिया एट 100 साल के बाद क्या कहाँ पे पहुंचेगी और क्या कहाँ पे पहुंचना चाहिए, ऐसा एक पॉलिसी डायरेक्शन बजट में दिया गया है। तो लास्ट ईयर का आप बजट देखेंगे तो वैसे ही वहाँ पे भी वही पॉलिसी डायरेक्शन दिया गया था और उसी को थोड़ा सा आगे लेके आए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, लास्ट ईयर बढ़ा था जितना, उससे थोड़ा सा 1% ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जो ट्रेजेक्टरी है वो सेम रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो खाली कहने से तो अचीवमेंट नहीं होगा, खाली कहने से तो नहीं होगा, उसको कैसे अचीव करना है। इसके लिए एक तो मेथड है कि आप एलोकेशन करेंगे। दूसरा, आप कोई तो भारतवर्ष में कोई नहीं कह सकता है कि 100 साल पे अमृत काल में इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना होगा, फार्मर्स का इनकम ना बढ़ेगा, कॉमन मैन का इनकम ना बढ़ेगा। ये तो कोई नहीं कह सकता। वे तो पार्ट ऑफ द बजट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द बजट है, लेकिन उसके लिए कोई भुगतान नहीं हुआ है, ज़्यादा भुगतान नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर का लेवल था उसी लेवल पर रखा हुआ है, इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए लोग इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो ओवरऑल ठीक है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ कह रहे हैं, और उसको यूज़ करके हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में जो अचीवमेंट हुआ है, तो कई अच्छे चीज़ हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, महंगाई बढ़ रहा है, उसके ऊपर एड्रेस नहीं किया, फार्मर्स का इशू को एड्रेस नहीं किया है, कॉमन मैन का इशू को एड्रेस नहीं किया, वुमेन का जो एलपीजी प्राइस बढ़ रहा है, घर में कैसे चलेंगे वो, उसका एड्रेस करना चाहिए। वही ये जैसे कई बार ये बातें आ रही है सामने कि आम बजट तो कहा जाता है कि आम नागरिक को ध्यान में रख के बजट बनाया जाता है, लेकिन ये कैपिटलिस्ट बजट है। यानी कैपिटल, मैं तो वही कैपिटलिस्ट बजट नहीं बोलूँगा, नहीं कहूँगा, इसलिए कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने से जो कैपिटलिस्ट बजट हो जाता है वो तो गलत बात है। जो भी कह रहे हैं वो गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट का जो फायदा है वो प्रोजेक्ट डिले हो जाने से होता नहीं है कुछ ज़्यादा फायदा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो फायदा होगा वेजेस में, एम्प्लॉयमेंट में, आप देखते हैं टेंडर करेंगे, लैंड एक्विजिशन करेंगे, तब तो 2 साल चला गया होगा। तो अभी जो इमीडिएट नीड है पैंडेमिक के बाद में, वो लोग क्या करेंगे? आप तो जानते हैं ग्रामीण इलाका में अभी भी लोग एनआरईजीएस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी भी वो लोग दूर आप बिहार से है या उड़ीसा से जो लोग जाके बाहर काम करते थे वो नहीं गए, अभी तक हैं। तो उन लोगों को काम देने के लिए एनआरईजीएस में एलोकेशन बढ़ाना था। उड़ीसा का मुख्यमंत्री मांगे हैं पैसा ज्यादा, 25 करोड़ बजट एलोकेशन, लेबर बजट एलोकेशन बढ़ाने के लिए बोले, लेकिन आप देखते हैं कि वो लास्ट ईयर का लेवल उसी लेवल पे रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में वो जो डायरेक्शन देना चाहिए, जो सिग्नल देना चाहिए, वो नहीं दिए। वो सोच रहे हैं कि सब ठीक हो गया,
सबके लिए सब ठीक हो गया, वो गलत बात है। ये हेल्थ को लेकर काफ़ी कोरोना काल में हमने देखा सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड वेव में कि हेल्थ सिस्टम बड़ा लचर व्यवस्था रहा और उसके लिए सरकार ने कई दावे किए कि हम उसको बेहतर करेंगे। लेकिन इस बार का बजट अगर देखा जाए तो उसमें भी कटौती कर दी जाती है, यानी लगभग देखें तो 50% हो जाते हैं, 4,000 से सीधे 2,000 पे हम आ जाते हैं। तो फिर हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने की जहाँ सरकार बात करी वहीं बजट कम कर दिए जा रहे हैं, जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाता है। आप एक देखिए, मेरा मानना है कि इस बजट में सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किस चीज में है, तो वो हेल्थ बजट में। आप देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पढ़ते हैं वो शुरू करते हैं हेल्थ से। देशवासियों को, हेल्थ वर्कर्स को, सबको ये कृतज्ञता देते हैं देश की तरफ से कि उनके वजह से, सबके प्रयास से ये पैंडेमिक का हम लोग ने अच्छी तरह, सारा विश्व में जो हुआ है उसी से अच्छी तरह मुकाबला कर पाए। तो मेरा ये किसी का भी ये माइंड में आएगा कि उसका एलोकेशन बहुत बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जहाँ पे ग्रामीण के लोग जाते हैं, आप सोचिए ओमिक्रॉन में जो इन्फेक्शन जो बहुत बड़ा था, सपोज उसमें फेटल भी होता तो क्या अवस्था होता है इंडिया में, भारतवर्ष में। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स का हमारे नहीं है, हेल्थ वर्कर्स हमारे नहीं है, उनको बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस करना चाहिए, कुछ इंसेंटिवाइज करना चाहिए था प्राइवेट सेक्टर को, उसके बारे में कुछ नहीं है। और एलोकेशन का परसेंटेज देखा जाए तो लास्ट ईयर से कम है जीडीपी का हिसाब से। तो ये तो मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि इतना चीज आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर एम्फेसिस दिए हो, इतना चीज आप क्लाइमेट एक्शन के बारे में बोल रहे हो, जो कि अच्छा है। हेल्थ को इस बार ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, उसको लेके सारा भारतवर्ष में पूरा ठीक कर देना चाहिए था। हालांकि बजट में मेंशन किया जाता है कि अभी हेल्थ का इतना सुदृढ़ व्यवस्था हो गया है कि इसलिए हमने मुकाबला कर पाए, ये गलत है। अभी भी गांव में लोगों को एक्सेसिबल हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है और अफोर्डेबल नहीं है। सरकार इन सब तर्कों को मानने को तैयार नहीं है। जैसे ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी लोगों की मौतें हुई और समय पे इलाज नहीं कर पाए, और डॉक्टर्स की कमी रही, बेड की कमी रही, तमाम तरह की चीज़ें, जैसे आप भी ये बातें करें, लेकिन सरकार इस तर्क को पूरे तरीके से नकार दे रही है कि हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है इस तरह। नहीं, वही तो मैंने दुख की बात यह है कि डेटा नहीं है तो मतलब ये तो नहीं है कि वो हुआ नहीं है, हादसा नहीं हुआ है, सब लोग देखें, गलत तो नहीं देखें। लेकिन मेरे ख्याल में ऑक्सीजन पीएसए जो प्लांट सब जगह पे दे दिए हैं, उससे सरकार सोचता है कि ये हो गया, हेल्थ सेक्टर का इंप्रूवमेंट हो गया। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन का शॉर्टेज था, कल हार्ट का प्रॉब्लम है, दूसरा दिन और कुछ हो सकता है। आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स देने पड़ेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स देने पड़ेंगे और बहुत अफोर्डेबल करने पड़ेंगे। अभी भी देश के एवरेज नागरिक के लिए 58% उसका इनकम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हेल्थ के लिए जाता है। आप फिनांस कमेटी के मेंबर भी हैं, और एक 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन इस बार भी किसान मायूस रह जाते हैं। उनके हाथ या उनके कह सकते हैं हक में कोई ऐसी फैसला नहीं आता जिससे उनका बजट आय दुगनी हो जाए, या एमएसपी की गारंटी भी देने के काम नहीं हो पाते हैं पूर्ण। देखिए, इसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में अभी हालांकि 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन में पूछा था, मिनिस्टर जो हैं उनको पूछा था कि आप बताइए कि स्वामीनाथन कमेटी कहता है कि एमएसपी का जो कैलकुलेशन है वो अहम है, कैसे आप कैलकुलेट करते हो, सबसे ज्यादा अहम सवाल उसी में है, क्योंकि लीगलाइजेशन या स्टैट्यूटरी बैकिंग बाद में आता है। उसमें है कि आपका जमीन जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसको सपोज आप दे देते कंस्ट्रक्शन का काम में, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो आप एग्रीकल्चर नहीं करोगे। तो इसलिए स्वामीनाथन कमेटी C2 फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो लैंड का जो है उसको भी मिला के आप फार्मर्स को देंगे तो उनका इंटरेस्ट भी रहेगा एग्रीकल्चर करने के लिए, उनका इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन ये अभी सरकार A2FL लेके मानने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने कुछ आंसर ठीक तरह दिया नहीं है। और अभी एक उपहास है, फार्मर्स का ये उपहास है कि आप कहते हैं कि 2022 तक डबल कर देंगे। अभी भी फार्मर सुसाइड चल रहा है, डबल के बाद तो बहुत दूर का बात है। एक और सवाल, बहुत बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़े अलग हैं और हकीकत अलग है, ज़मीनी हकीकत।
60 लाख रोजगार देने का वादा चल रहा है इस बजट में कि हम 60 लाख रोजगार सृजन करेंगे, नए रोजगार मतलब क्रिएट किए जाएंगे। और बेरोजगारी दर देखा जाए तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या लगता है आपको इस बजट से कि जो हताश और निराश जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सकेगा इन फ्यूचर? मैं तो कहता हूं कि ये बजट में सरकार जब वो स्टेटमेंट जो बोले हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से 60 लाख नौकरी क्रिएट किया जाएगा, मैं बहुत खुश होता, सारा देश खुश होता ये बोलते कि लास्ट ईयर हमने इतना रोजगार या नौकरी क्रिएट किया है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। इससे पहले एक साल में इतना किया है, अभी हम इतना करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि यही सरकार पहले बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। उसका क्या पोजीशन है वो भी बोलना चाहिए था उनको। पूरा व्हाइट पेपर देते तो मैं कहता कि हाँ ये अच्छा बजट है। फिर एक आप वादा कर रहे हैं, वायदा करके उनका सपना दिखा रहे हैं कि और 60 लाख। अच्छा ये बताइए, स्टार्टअप जॉब्स जो क्रिएट करते हैं कहां पे करते हैं? वो ग्रामीण इलाके में करते हैं। ग्रामीण इलाके में अभी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, बेरोजगारी का है, और वो एनआरईजीएस करते रहते हैं। आप उनके लिए कुछ नहीं किया, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन सरकारी तो दावे हैं कि हमने रोजगार क्रिएट किए हैं, और दूसरा ये तर्क दिया जाता है कि किसी के पास हुनर ही नहीं है, मतलब वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल नहीं है कि वो जॉब ले सके। ये आप देखिए बजट का पूरा मैंने मैडम का स्टेटमेंट, मैडम का स्पीच पूरा सुना हूँ, उसके बाद जो बजट का डॉक्यूमेंट है उसको पूरा पढ़ा हूँ। हर जगह में लिखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो नौकरी बढ़ेगा, स्टार्टअप को हम इंसेंटिव कर रहे हैं तो नौकरी बढ़ेगा, नौकरी क्रिएट होगा, हम बैंकिंग सेक्टर को खोल रहे हैं तो नौकरी बढ़ेगा। ये खाली वायदा ही है, बढ़ेगा, होगा, कितने हुआ है 7 साल में, इसके बारे में तो कोई बयान नहीं दिए। एक और बड़ी लोग उम्मीद से देख रहे थे कि अगर इस बार के बजट जो होंगे, एक जो मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं, मिडिल क्लास जो वर्ग है, और कि हमारे जो टैक्स हैं और जहाँ स्लैब टैक्स हो उससे 2 लाख से 2.5 लाख के करीब था, उसको 5 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स को कम कर दिए जाते हैं, 12 से 7% कर दिए जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉर्पोरेट को ध्यान में रखकर ये पूरे तमाम बजट बनाया गया? ये तो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का जो इनकम था, अब तो मालूम है कि ये कोरोना की वजह से 84% लोगों का, भारतीयों का इनकम घटा है। 23 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। तो जो डिस्पोजेबल इनकम उनके पास है, वो डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए जनरली डायरेक्ट टैक्स को कम करते हैं। वो तो ये किए नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके ये नहीं किए तो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये सरकार का टैक्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन का और कोई पंथा ही नहीं था तो इसलिए किया। तो ये जब मानते हैं तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स को हटाने का क्या 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 लॉजिक था? और कॉर्पोरेट टैक्स अब देखेंगे 2019 से घटते आ रहा है, लेकिन इतना करने के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। यही टैक्स पेयर्स का पैसा जाके पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब माध्यम से हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब, और इनका आप देखेंगे पैंडेमिक के टाइम में यही कॉर्पोरेट सेक्टर का प्राय सब 90% लोगों का प्रॉफिट दुगना हुआ है। ये कैसे हुआ है? तो इसका मतलब यही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का अभी भी इस सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जितना टैक्स कट करने के बावजूद। तो अभी ये सरकार क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा देके उनके थ्रू जॉब क्रिएट हो करेंगे, जो सोच रहे हैं वो सोच गलत है। और इससे क्या, कौन मारा जाता है? मारा जा रहा है कॉमन मैन, मारा जा रहा है फार्मर, मारा जा रहा है एवरेज इंडियन। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिसी फ्रेमवर्क में ये जो सोच सरकार ने बजट में पेश किया है, वो फ्रेमवर्क में ही देयर इज अ मिस्टेक एंड द कंट्री विल पे फॉर इट। जैसे आप बोलें कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में मिस्टेक है, लेकिन यही कहते हैं कि बेहतर गवर्नमेंट है, बेहतर गवर्नेंस चलाया जा रहा है, बेहतर सरकार मिली है जो देश हित में, या कह सकते हैं कंट्री डेवलपमेंट के काम में आगे अच्छा काम कर रही है। नहीं, कुछ चीज तो अच्छे कर रहे हैं। मैं तो वही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना अच्छा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन कम करना, लोगों के पास फायदा कैसे पहुंचेगा, करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ये सब तो अच्छा हुआ है। लेकिन खाली ये जो करने से देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट देश में नहीं हो सकता है।
ये देश में अभी भी 2/3 पीपल फार्मर्स हैं। इस देश में अभी भी ग्रामीण इलाके में प्राय 50% से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये कैसे हम मान सकते हैं कि 1% भारतीय 50% से ज़्यादा वेल्थ को मैनेज उनके पास है और बाकी 84% के पास 50% मैंने 13% वेल्थ है। तो ये जो इनिक्विटी है वो इनिक्विटी को एड्रेस करना सभी सरकार के लिए जरूर माने इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मैं तो बहुत खुश होता ये कहते एक ही स्टेटमेंट कहते कि अमृत काल के 100 साल के बाद हमारे जीनी कोएफिशिएंट जो भारतवर्ष का है, इनिक्वालिटी का जो मापदंड है जीनी कोएफिशिएंट, वो कम हो जाएगा और अभी हम जो चाइना से भी नीचे हैं उससे ऊपर चले जाएंगे, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है कि अमेरिका सारा डेवलप्ड कंट्रीज में। तब जाके मालूम होगा कि आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है, आपका बजट मेकिंग एक्सरसाइज अच्छा है, जब इनिक्वालिटी देश से कम होगा, इनिक्वालिटी सोसाइटी में कम। इसी बजट में कहा जा रहा है कि हमारा आने वाला जो कल होगा वो चाइना से भी अच्छा बेहतर कल होने वाला है। जीडीपी की ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें वो बेहतर होने वाला है, चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। तो हम इसको तो वही बोलें कि जो जीडीपी का कैलकुलेशन से जो ग्रोथ है ये मापदंड ठीक नहीं है। सारा विश्व में कहीं भी खाली जीडीपी के बेसिस पे उसको डेवलप नहीं किया जाता है, नहीं कहा जाता है। चाइना में डेवलपमेंट हुआ है लेकिन इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा है। चाइना इसलिए अमेरिका नहीं हो सकता है, चाइना नॉर्वे या फिनलैंड नहीं हो सकता जहाँ पे इनइक्विटी नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज जैसा नहीं है। इसके लिए हालांकि ठीक है पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन इस इनइक्विटी को कम करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सोसाइटी में सामाजिक विद्रोह होगा, सिविल डिस्टर्बेंस होंगे। इसी से ही शुरू होता है। जब समाज में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाता है तब फिर बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में अभी सरकार की जो पॉलिसी है वो ग्रोथ है कि खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ नहीं है, इनइक्वालिटी रिडक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी का ग्रोथ नहीं है। ये सब हो पाएगा ओनली इफ पुअर डाउन ट्रोडन जो समाज के दलित वंचित लोग हैं उनका भी उद्धार हो। तो मुझे लगता है कि बजट में काफ़ी चीज़ अच्छा हुआ है लेकिन ये जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है उसको जो घटा दिया गया है या सेम लेवल में रखा गया है, ये मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हालांकि थोड़ा सा कम करके इसमें एक्सपेंडिचर करते या डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से और ज़्यादा पैसा ला के यहाँ पे खर्चा करते तो अच्छा होता। बार बार आप बोल रहे हैं कि मतलब सोसाइटी की बात आ रही है तो पॉलिटिकल थोड़ा सा अवेयरनेस की तरफ चलते हैं। बजट पे तो बात हो ही गई। आजकल जैसे डेवलप एक तरफ जो चुनावी मुद्दे होते हैं, एक तरफ डेवलपमेंट होते हैं, एक तरफ रिलीजन होते हैं, यानी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं धर्म का एक प्रवेश हो चुका है। इसको आप कैसे देखते हैं कि राज्यसभा के मेंबर होने के नाते? देखो हमारे मुख्यमंत्री जैसे उड़ीसा से मैं आया हूँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक कहते हैं, कई बार कहे हैं वो कि पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए फॉर सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए एक सोशल सर्विस, महात्मा गांधी का प्रिंसिपल। उड़ीसा में रिलीजियन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आज तक कभी भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन, सरपंच का भी इलेक्शन नहीं लड़ा गया है। ये गवर्नमेंट लेकिन दुख का बात है भारतवर्ष में अभी जो मेन नैरेटिव है वो रिलीजन के ऊपर है या कास्ट के बेसिस पे लड़ा जाता है। स्वाधीनता के 75 साल के बाद ये जो सरकार कह रही है ना अमृत काल, वही अमृत काल में इसको हटाने का काम करते तो मैं बहुत खुश होता। ये हटाने का काम खाली सरकार नहीं कर सकता है, समाज को ही करना पड़ेगा, जुडिशियरी को करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रयास ही नहीं है। तो ये जो रिलीजन ला के समाज में डिवीजन लाना, लोगों के बीच में डिवीजन लादा खाली एक फायदा के लिए, पॉलिटिकल फायदा के लिए, उससे क्या होता है कि समाज में जिसको एक वर्ड इकोनॉमिक्स में वर्ड है सोशल कैपिटल, तो सोशल कैपिटल कम हो जाता है और जब सोशल कैपिटल कम हो जाता है अल्टीमेटली डेवलपमेंट नहीं होगा। आप पैसा खर्चा कर लो लेकिन सपोज सब लोग लड़ाई करते रहेंगे, सरकार के उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो लोग पैसा, करप्शन बढ़ता जाएगा, लोगों को मारते रहेंगे, आप उसी के ऊपर खर्चा करेंगे। एक प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टिसिपेशन के माध्यम से 1 रुपया खर्चा करके उसका हो सकता था, आप उसके ऊपर 10 रुपया खर्चा करेंगे। तो अल्टीमेटली सोशल कैपिटल घटाने से, ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है अमेरिका में भी, सोशल कैपिटल जब घट जाता है तो डेवलपमेंट नहीं होता है। आज बीजेपी का बजट वो आया था, उनका मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश में जारी किया गया, उसमें लिखा था फर्स्ट नेशन है, सेकंड रिलीजियस जो प्लेसेज हैं उसका डेवलपमेंट है और थर्ड पे था डेवलपमेंट। तो इसको आप कैसे देखते?
वही मैं माने कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, इनका रवैया ऐसे नहीं होना चाहिए जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक। घर में बाप कहता है कि मैं सब जानता हूं क्या ठीक है तुम्हारे लिए, तुमको क्या पढ़ना चाहिए मुझे मालूम है। वो जो जमाना था वो आजकल है क्या? वो नहीं है। बच्चा कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये पढ़ूंगा। आज अभी तक सारा विश्व में ये प्रूव हो चुका है कि डेवलपमेंट का मेथड है पार्टिसिपेशन। पैटर्नलिस्टिक खाली ऊपर से करने से कि मैं जानता हूं देश के लिए ये अच्छा है, आपको कैसे पता? खाली मेजॉरिटी मिल गया इसलिए तो नहीं है ना। मेजॉरिटी मिल गया लेकिन आपका वोटिंग परसेंटेज तो 30-40 के बीच में है। मैं खाली बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूं, जहां पे भी राज्य सरकार अलग अलग पार्टी के हैं। तो इसलिए लोगों के साथ कम्युनिकेशन रख के, उनका बात सुन के, सबका बात सुन के, फिर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना, उसी स्ट्रैटेजी से ही देश का डेवलपमेंट होगा। ये जो पहले बोलते हैं नेशन, उसी में मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि खाली उनको पता है क्या नेशन को क्या जरूरत है। नेशन को क्या जरूरत है वो गांव में जो रहता है उसको भी पता है, आप उसको तो पूछते नहीं हो। और डेवलपमेंट को थर्ड टर्म रिलीजन और उसके बाद थर्ड जो लाना है, ये मेरे ख्याल में रिलीजन पॉलिटिक्स में उसका स्थान ही नहीं होना चाहिए। रिलीजन का स्थान ही नहीं हुआ है। पहले भी वो लिखा है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, पहले लिखा जा चुका है। तो इसलिए रिलीजन के बेसिस पे कोई भी पॉलिटिक्स खेलना, कहीं भी खेलना, मेरे ख्याल में गलत है। सिक्योरिटी पे आ जाते हैं, सुरक्षा के मामले में देश सुरक्षित हाथों में ये कहा जाता है, लेकिन एक एमपी पे अटैक कर दिया जाता है। कुछ लोग, 2 लोग आते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, फिर उसके गाड़ी पे फायरिंग करते हैं। इस घटना को आप कैसे ले रहे हैं? क्योंकि वहीं उनके जो एमपी हैं इम्तियाज़ जलील साहब उसी दिन उसको रेज करते हैं लोकसभा में। नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं इसको रिलीजन के लाइन पे फिर लेना नहीं पसंद नहीं करूंगा। लेकिन कोई एमपी हो, मेरे ख्याल में एमपी क्यों है? कोई मां रोड में जा रही है, कोई आके उसको छेड़खानी करे, ऐसे देश में, ऐसे समाज में जितना भी डेवलपमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाने से क्या फायदा है? तो इसी जो जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसे हादसा का निराकरण केवल सोशल कैपिटल बढ़ाने से ही होगा, ये प्रूव हो चुका है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि कोई आके उनको फायरिंग किया, ये तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैसेज दे रहा है कि समाज में ठीक नहीं है। और हम लोग जो सोचते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको सोचना चाहिए कि बाहर के जो लोग हैं, भारतीय बाहर में भी लोग रह रहे हैं, हमारे भाई बहन, माँ बाप रह रहे हैं कुछ लोगों का, और जो फॉरेन नेशनल, जो बाहर कंट्रीज के लोग हैं, वो उसको कैसे देखते हैं। हम उसको सोचना चाहिए कि एक देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें हम इतना पैसा खर्चा करते हैं, डेमोक्रेसी का क्रैडल कहा जाता है, और इसमें आप एक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। और उनको पता है कि सुरक्षा दे सकते हैं, इसमें पॉलिटिक्स आ रहा है, वही वो सोचेंगे, वो तो बेवकूफ नहीं है। तो हम जो मैसेज भी दे रहे हैं सारा विश्व को, गलत दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल, 70 साल बनाम 7 साल की सरकार चल रही है कि 70 सालों में जो हुआ और 7 सालों में जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, तो आपके नज़रिए में वो 70 साल और 7 साल में क्या अंतर है? ये तो बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है, उसका तो आंसर देने के लिए बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। 70 साल पहले जो हुआ है उसी इंस्टीट्यूशन से तो हम लोग पैदा हुए हैं। आज का देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ऑपोजिशन का कोई भी लीडर हो, वो उसी इंस्टीट्यूशन से, उसी 70 साल के इंस्टीट्यूशन से आए हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, समाज के बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, उसी इंस्टीट्यूशन से आए। और अभी हम एक नया दिशा दे रहे हैं डेवलपमेंट का। ये कहना कि ये जो पीरियड है ये कंप्लीटली उससे डिफरेंट है और ये अभी पूरा नया न्यू तरीके से आ रहा है, मेरे ख्याल में गलत है। क्योंकि किसी भी चीज बनाने के लिए उसका फाउंडेशन चाहिए, एक फाउंडेशन के ऊपर वो ग्रोथ होता है। आप ये कह सकते हो कि जैसे आप घर बनाते हैं, घर बनाते वक्त उसी टाइम में जो टेक्नोलॉजी था आप उसी फाउंडेशन को दिए। आजकल नया टेक्नोलॉजी है, स्टील लगा के वो फाउंडेशन बनता है, वो और सुदृढ़ बनता है। आप कह सकते हो कि उस टाइम का जो था वो वीक था, अभी हम नया टेक्नोलॉजी लगा के उसको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन सपोज उसको यूज नहीं कर पाते तो वो घर बनता ही नहीं है, आप तो उसमें रह नहीं सकते थे।
तो इसलिए ये जो देश अभी बना है इसमें सबका सैक्रिफाइस है, सब भारतीय का सैक्रिफाइस है। उस टाइम में भी जो थे उनका भी सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है, अभी भी जो है उनका भी सैक्रिफाइस है। मेरे ख्याल में उसको बांटना दो भाग में वो गलत है।